हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और आज हम बिगिन करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए तो बिगिन करते हैं। हमारा टॉपिक आज की क्लास में शुरू होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस को डाइल्यूट कैसे करना चाहिए इस पे बात करेंगे आज हम। यहां से शुरुआत करेंगे एक्चुअली। All right. So acids and bases, जब भी हम इनको concentrated acids and bases को dilute करते हैं तो dilution का जो प्रोसेस है बच्चों वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। जैसे ही कोई एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, बहुत सारी हीट रिलीज करेगा और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बाहर आ सकता है बीकर से। और एसिड से बीकर से अगर बाहर आ जाएगा तो सामने वाले पे जो व्यक्ति डाइल्यूशन करवा रहा है उसके ऊपर गिर सकता है। एंड concentrated acids have corrosive action, so that is why how should we do the process of dilution? हमें कैसे डाइल्यूशन का प्रोसेस करना चाहिए? हमें बीकर में पहले पानी ऐड कर लेना चाहिए। पानी में हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टरर कॉन्स्टेंटली आपको उसको स्टर करना चाहिए। सो हाउ शुड वी डू दैट? ऐड एसिड टू वाटर and not water to acid, right? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एसिड ऐड करेंगे तो जैसे ही ये एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करने पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और यहाँ पे जैसे आप एसिड को कांटेक्ट में डालेंगे तो ये हीट रिलीज करने के बाद अगर मान लीजिए स्प्लैश आउट होता भी है तो क्या स्प्लैश आउट होगा? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड। लेकिन अगर इसका रिवर्स होता, यहाँ पे अगर वाटर की जगह एसिड होता, यहाँ पे वाटर है, वाटर की जगह अगर एसिड होता, वाटर के कांटेक्ट में आते ही एसिड उछल के बाहर आ जाता और व्यक्ति जल सकता है, जो भी ये प्रोसेस करवा रहा है डाइल्यूशन का। आई होप आपको ये बात क्लैरिटी से समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस सॉल्यूशंस। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक स्केल दिया गया कि आपने अभी तक ये पढ़ा है कि एसिड्स और बेसिस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपने पीएच पेपर का आपने लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया और लिटमस पेपर के इस्तेमाल से आपको पता चला कि एक सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एसपीएल सोरेनसन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जिसको हम बोलते हैं पीएच पेपर या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें ये बताती है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है या सब्सटेंस कितना बेसिक है। अब इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो पीएच पेपर आपके सामने दिया गया है ये होता है एक छोटा सा पेपर का स्ट्रिप होता है जिसके ऊपर 14 मार्किंग्स होती हैं और 14 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और इसके ऊपर ये इस तरह से कुछ कलर्स होते हैं। जब इस पीएच पेपर को हम किसी सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उस सोल्यूशन के पीएच के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनमें से एक कलर आ जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पीएच होता है उस सोल्यूशन का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर यहाँ पे आ जाता है। अभी हम आगे समझेंगे कलर्स कैसे देते हैं। पहले आप एनसीईआरटी में दिए गए ये दो पिक्चर्स को ध्यान से समझिए। देखिए, पीएच पेपर में हम कह रहे हैं कि 14 मार्किंग्स होती हैं तो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है 7, यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 आ रहा है तो वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर। देखिए यहाँ पे 7। अब जैसे जैसे आपको एरो दिख रहा है, जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 7 से कम होता जाता है पीएच, तब सोल्यूशन क्या हो रहा है? यहां देखिए इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि 0 पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो पीएच डिक्रीज होता है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे अब आप राइट साइड मूव करेंगे देखिए तो क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे पीएच बढ़ता जा रहा है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, पीएच कम हो रहा है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम हो रही है। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम हो रही है यानी कि क्या बढ़ रहा है? OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। राइट, सो पीएच को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला होता है
हमें एक्चुअली क्लास 10th में फॉर्मूला सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ये पीएच आया कहाँ से। इसका यूज, इस पे कोई बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं और बोर्ड्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए ये फॉर्मूला पीएच टू द बेस 10 और यहाँ पे H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो हमने आपसे कहा पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए ये ब्रैकेट्स में जब हम एनक्लोज करके लिखते हैं H+ आयन, इसका मतलब होता है हम उसकी कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम उसकी मोलर कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने मोल्स डिसॉल्व हैं 1 लीटर पानी के अंदर, राइट। और उसके ऊपर उसकी कंसेंट्रेशन दी गई है X से। सो हमने कहा पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द पीएच? दिस इज द पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन इज, ये हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन पे जो पार लगी हुई है वही उसका पीएच है, यही इसका मतलब है। ये स्केल दिया था एसपीएल सोरेनसन ने। आइए आगे देखते हैं, इस पे और बात करते हैं थोड़ी। ये पीएच स्केल है जिसपे 0 से लेके 14 तक की मार्किंग्स है। ओके, 0 से लेके 14 तक की मार्किंग्स है। चलिए, तो 0 से लेके 14 तक की मार्किंग्स हैं और इन मार्किंग्स का अपना एक मतलब है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया। अब आप देखिए यहाँ कि पीएच की वैल्यू आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेके 3 आती है तो ये जो सब्सटेंस है जिस सोल्यूशन के अंदर आपने इसे डिप किया है ये हाईली एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। पीएच की वैल्यू अगर 3 से लेके 5 के बीच में आती है तो ये सोल्यूशन जो है मॉडरेटली एसिडिक है। अगर यही पीएच की वैल्यू 5 से लेके 7 के बीच में आती है तो ये वीकली एसिडिक है, ठीक है। और 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो ये सोल्यूशन जो है ये न्यूट्रल है। वहीं अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेके 9 के बीच में आती है तो सोल्यूशन जो है वीकली बेसिक है। यही पीएच की वैल्यू बढ़ के अगर 9 से 12 के बीच में आती है तो ये सोल्यूशन जो है मॉडरेटली बेसिक है। एंड नाउ फर्दर, अगर ये पीएच की वैल्यू आपकी 12 to 14 आती है तो सोल्यूशन जो है हाईली बेसिक है, ठीक है, हाईली बेसिक है, राइट। सो ये होता है इन मार्किंग्स का मतलब। जैसे देखिए मैंने यहाँ पिछली स्लाइड में आपको दिख रहा है ये सब, ठीक है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स की बात करते हैं। आपको पीएच कैलकुलेशन पे वैल्यूज ये मिलती हैं नंबर्स, ठीक। ये आपको सब्सटेंस का पीएच बताया जाता है तो वो इन नंबर्स के फॉर्म में बताया जाता है। जिस वक्त आप इस पीएच पेपर की स्ट्रिप को जिसपे अलग अलग कलर्स की मार्किंग्स होती हैं, ठीक है, इसको जब सोल्यूशन में डिप करते हैं तो आपको दिखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर चेंजेस। मतलब आप कलर चेंज देखकर बताते हैं कि इस सब्सटेंस का पीएच किस रेंज में लाई कर रहा है। क्या अगर वो सब्सटेंस 0 से लेकर के अगर 3 की रेंज में लाई कर रहा है तो आपको कलर यहां मिलेगा रेड। कौन सा कलर मिलेगा? रेड, ठीक है। अगर ये पीएच 7 आता है तो आपको कलर मिलेगा ग्रीन। अगर यही पीएच 14 आता है तो आपको कलर मिलेगा वायलेट, जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूं लेकिन मुझे यहां लिखना वायलेट ही था इसलिए मैंने दूसरे कलर से शो किया। अब अगर आपका पीएच 9 to 12 के बीच में आता है तो आपको ब्लू कलर मिलता है, सॉरी इंडिगो कलर मिलता है, तो आपको इंडिगो कलर मिलता है, ठीक है। अगर पीएच 10 to 7 या 7 to 9 की रेंज में आता है, 7 to 9 की रेंज में आता है तो आपको ब्लू कलर मिलता है, राइट। एंड इसके बाद आपको येलो कलर मिलता है अगर पीएच जो है 5 to 7 की रेंज में आ रहा है, और अगर पीएच 3 to 5 की रेंज में आ रहा है तो आपको ऑरेंज कलर मिलता है। तो आपको विबग्योर दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा विबग्योर दिख रहा है। सो ये कलर्स इंडिकेट होते हैं। आप ये पर्टिकुलर कलर्स देखते हैं जब आप किसी पीएच
पेपर को, पीएच पेपर को किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी हाईली एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया है तो ये पीएच पेपर पे रेड कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यही पीएच पेपर किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में डिप किया है तो आपको ये ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा और आप उसके हिसाब से बताएंगे कि इस सोल्यूशन का पीएच जो है लगभग 7 है, ठीक है। देन अगर आपने यही सोल्यूशन पीएच पेपर आप एक मॉडरेटली बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो आपको पीएच, आपको क्या दिखता है, आपको ब्लू कलर इंडिकेट होता है, सॉरी इंडिगो कलर, मतलब डार्क ब्लू इंडिगो कलर इंडिकेट होता है। तो वो जो इंडिगो कलर है आपको दिखेगा तो कलर, आप उससे पीएच का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो 9 to 12 की रेंज में लाई कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ आप बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है और कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे आप देखिए न्यूट्रल से जितना हम दूर जा रहे हैं जीरो की तरफ, 7 से जितना हम जीरो की तरफ जा रहे हैं पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है और H+ आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तभी हाईली एसिडिक हो रहा है इधर वाला सोल्यूशन। 7 से हम जितना पीएच बढ़ाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता जा रहा है, H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच। आगे मूव करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच पे चलते हैं। ये पीएच बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में। हम जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी भी एक नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करती है। इनफैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है। देखिए उसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। Are plants and animals pH sensitive? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8, right? इसी तरह organisms, जो छोटे छोटे organisms हैं उनकी बॉडी भी एक नैरो pH रेंज में वर्क करती है, ठीक है। अब एसिड रेन की वजह से जब pH of water falls below 5.6 it is called acid rain। अब एसिड रेन की वजह से जो छोटे छोटे तालाब हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनका pH जो है वो रिवर्स एंड ऑल, उनका पीएच जो है वो लोअर हो जाता है, इट चेंजेस टू वाटर चेंजेस टू प्योर वाटर चेंजेस टू एसिडिक वाटर, ठीक है। तो क्या वो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो ऐसे केसेस में हम एसिडिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम उन वाटर बॉडीज के अंदर स्लेग लाइम डाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर डाल सकते हैं ताकि वो वाटर बॉडीज जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाए उनके अंदर और जो एसिड रेन की वजह से एसिडिटी हुई है वो कॉम्बैट की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे रेमेडीज पूछी जाएंगी तो आप रेमेडीज कैसे बताएंगे? एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कराते हैं। एसिड रेन हुई थी तो आपने उसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस डाल के उसे न्यूट्रलाइज कराया। देखिए सेकंड, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब यहाँ से आपको एनसीईआरटी ये क्लू देना चाहती है कि किसी भी फार्मर को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि कल्टीवेशन करता है या अपने घर में ही बागवानी करता है उसको भी अपने सॉइल का पीएच पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट्स ग्रो करता है, प्लांट्स अगेन एक नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं तो आपको सॉइल का पीएच पता होना चाहिए। तो सॉइल का पीएच पता करने के लिए क्या करना चाहिए? सॉइल का सैंपल लेके एक टेस्ट ट्यूब में डालें, पानी डालें और पीएच पेपर से टेस्ट कर लें। अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो आपको उसमें बेस डाल के उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। अगर आपका सॉइल बेसिक है तो उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस डाल के उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रल है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil samples from various places and check the pH। आप अलग अलग तरह के सॉइल से pH चेक कर सकते हैं। अगर सॉइल जो है वो एसिडिक है तो आप उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डालेंगे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। क्या डाल सकते हैं आप स्लेग लाइम डाल सकते हैं, ठीक है। आप और क्या डाल सकते हैं? आप क्विक लाइम डाल सकते हैं, राइट। और अगर सॉइल बेसिक है तो उसे भी न्यूट्रलाइज करना होगा। तो बेसिक है तो आप एसिडिक सब्सटेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं? आप मन्योर डाल सकते हैं,
राइट तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए एनसीईआरटी में। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल करना होता है, क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके स्टमक में HCl एसिड जो है वो रिलीज होता है, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इन केसेस जब आप ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं या आप खाना नहीं खाते हैं, एसिड रिलीज हो चुका है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, HCl इज रिलीज्ड एंड इट कॉजेज एसिडिटी। रिलीज HCl जो है वो एसिडिटी कॉज करता है, विच टू मच एसिड। देखिए, ड्यूरिंग इंडाइजेशन the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation। तो अब इस कंडीशन को एसिडिटी, इस कंडीशन को हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो माइल्ड बेसिक हो नेचर में, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। तो आप कौन कौन से एंटासिड्स यूज कर सकते हैं? बेसिकली आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। किस लिए? एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए, स्टमक में होने वाली एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए। और साथ में ध्यान रखिएगा इसका नेचर कैसा होना चाहिए, जिस भी बेस को आप यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ माइल्ड एंड एडिबल बेस। इट शुड बी अ माइल्ड एंड एडिबल बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके में खाना खाते हैं, खाना फंस जाता है दांतों में, और उसके बाद वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट, और उसकी वजह से एसिड बनता है, जो कि हमारे दांतों की इनामल कोटिंग से इंटरैक्ट करके दांतों की इनामल कोटिंग को डिप्लीट कर देता है। इसी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगता है, राइट, और सेंसिटिविटी होती है। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए, अब ये हो किसकी वजह से रहा है? एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से। तो इसी एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए आपको टूथपेस्ट यूज करने चाहिए, विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, माइल्ड बेसिक टूथपेस्ट होना चाहिए, राइट, यूजिंग टूथपेस्ट which are generally basic in nature for cleaning the teeth. So this can prevent the acidic environment in the mouth, and hence it can prevent tooth decay. All right, moving further. अब आप देखिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ आपको कभी हनी बी ने स्टिंग किया है, या आपके सामने किसी और को हनी बी या वॉस्प ने स्टिंग किया हो, या मस्कीटो बाइट या एंट बाइट हुआ हो, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे बी ने स्टिंग करा तो उसने फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है? आपको इरिटेशन कॉज करता है, आपको इचिंग होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है जहां पे भी एंट ने काटा, एंट बाइट हुआ या बी स्टिंग हुआ, राइट। सो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स यू रिलीफ। आप उस इफेक्टेड एरिया में बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करें। एसिड इंजेक्ट हुआ है, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। आई होप आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, फॉर्मिक एसिड मैंने लिख भी दिया है। एसिड इंजेक्ट हुआ है, कॉम्बैट किससे करेंगे? बेस से कॉम्बैट करेंगे। तो बेस में आप क्या यूज कर सकते हैं? आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा करके आप उस एसिडिटी को, उस इफेक्ट को, एसिड के इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी तरह नेचर ने भी प्लांट्स को कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हॉर्न्स निकले, कांटे निकले हुए होते हैं उनकी लीव्स में। ठीक है, और उस लीव्स के अंदर क्या होता है? उस लीव्स के अंदर ही एक प्लांट होता है, नेटल प्लांट। ऐसा आपने प्लांट देखा होगा, ठीक है, ऐसे जंगली पौधा होता है आपको कहीं भी ऐसे, जहां बहुत सारी वेजिटेशन ऐसी अपने आप उग जाती है खुले एरियाज में, वहां पे आपको ये पौधा दिख जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेटल। अब इसकी जो ये लीव्स होती हैं, इनके अंदर हॉर्न्स होते हैं, हॉर्नी लीव्स होती हैं, और उन हॉर्न्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अब इसी के पास नेचर ने रेमेडी भी दे रखी है, जिसका नाम है, एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। ये रहा डॉग प्लांट। ठीक है, ये डॉग प्लांट की लीव्स जो होती हैं बेसिक होती हैं। तो अगर किसी को ये स्टिंग हो जाए, नेटल लीव्स का स्टिंग हो जाए, तो वो डॉग प्लांट की लीव्स को लेके क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक होती हैं नेचर में। सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में एक मार्क्स के एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में पूछ लिया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स शुरू करने से पहले हमको याद होना चाहिए कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, तो जब एसिड और एक बेस, देखिए जब एसिड और एक बेस रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, ये आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो इस एसिड और बेस से बनने वाले सॉल्ट को अगर हम उसमें वाटर ऐड कर दें तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस का पता कर सकते हैं। वही काम हम करेंगे यहाँ पे फैमिलीज ऑफ सॉल्ट डिसाइड करने में। जैसे कि ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम फैमिली को भी बिलोंग करता है और ये क्लोराइड फैमिली को भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केटायन है वो कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है, और इसके अंदर जो एनायन है वो कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। राइट, so let us classify these salts on the basis of their parent acid and parent base। तो ये जो salt है NaCl, ये HCl का भी salt कहलाएगा और ये NaOH का भी salt कहलाएगा on the basis of their parent acid and parent base। It is quite easy, you just need to know the formulae correctly and write the corresponding acids and corresponding bases of these salts। चलिए तो इसको जल्दी से करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और फिर अपने आंसर्स मेरे लिखे हुए आंसर्स से मैच करिएगा। राइट, चलिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4। सो पोटेशियम और सल्फेट, तो सल्फेट से कौन सा एसिड मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और पोटेशियम से हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस विल बी द पेरेंट बेस। चलिए तो नेक्स्ट वन सोडियम सल्फेट। सिंस इट इज सल्फेट, द एसिड फॉर्म्ड बाय सल्फेट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट। सो सिंस इट इज सोडियम, सोडियम से जो बेस बनता है, मेटल बेस बनाते हैं, तो सोडियम से मिलने वाला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन कैल्शियम सल्फेट, अगेन सल्फेट, तो सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज एज सिंपल, इट इज एज सिंपल, सल्फेट में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए तो आपको बेस मिल जाएगा। इट विल बी CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, देन मैग्नीशियम सल्फेट, अगेन वी हैव अ सल्फेट सॉल्ट, सो एसिड इज corresponding acid is sulfuric acid and the base is magnesium hydroxide. Then we have copper sulfate, so the acid is sulfuric acid and the base can be copper hydroxide. Right, sodium chloride, again we have acid sodium chloride HCl, अभी अभी करा हमने, और ये NaOH। देन सोडियम नाइट्रेट, देन नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा नाइट्रेट आयन, और सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कैटायन। इसके अंदर सोडियम है, नेक्स्ट वाले में सोडियम कार्बोनेट, सो इट शुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एनायन इज कार्बोनेट, सो इट शुड बी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड है तो इसका मतलब एसिड जो है HCl होगा, और अमोनियम है तो कैटायन, तो इसका बेस जो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आई होप आपने इनके फॉर्मूले भी करेक्ट लिखे होंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड, आप अपने फॉर्मूले चेक करिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइट्रेट का 8 है तो 3 का ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, देन सोडियम सल्फेट Na2SO4। राइट, आई होप आपने करेक्टली किया होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपको यहाँ पे जो सॉल्ट है उसके कैटायन में OH ऐड करना है और उसके एनायन में हाइड्रोजन आयन ऐड करना है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। राइट, चलिए, लेकिन इससे क्वेश्चंस एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करते हुए अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट की। किसी भी सॉल्ट का पीएच डिटरमाइन हमें कैलकुलेट करना अभी इस क्लास में नहीं है आपके, लेकिन आपको उसकी पीएच रेंज बताना जरूर इस क्लास में आपके है। ठीक है, और यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है किसी भी गिवन सॉल्ट का पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा,
या 7 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 7 होगा, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई भी जो सॉल्ट है वो क्या कंप्लीटली एसिडिक है या कंप्लीटली न्यूट्रल है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम एक पहले टाइप का सॉल्ट NaCl, ठीक है। NaCl में जब हम वाटर ऐड करते हैं तब हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस मिलते हैं। ये अभी हम देख के आए हैं, यस, यही काम करके आए हैं। तो देखिए आपको बेस मिलेगा NaOH और आपको एसिड मिलेगा यहाँ HCl। तो ऐसा सॉल्ट अब आपको बताना है कि इसका pH कैसा होगा। pH जानने के लिए आपको उसके एसिड्स और बेसिस का पता होना चाहिए, इसीलिए अभी हमने पेरेंट्स एसिड एंड पेरेंट्स बेसिस की बात करी थी। तो अब आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि ये दोनों एसिड और बेस जो हैं ये कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, क्या ये स्ट्रेंथ कैसी है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनता है तो ऐसा सॉल्ट का pH जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 होता है। pH इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, pH इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम सोडियम एसिटेट। ये भी एक सॉल्ट है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका हम एसिड और बेस देखते हैं। इसका बेस अगेन NaOH हो जाएगा और इसका एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अब आप बताइए प्रायर इंफॉर्मेशन से कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस स्ट्रॉन्ग है या दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक हैं, चेक करके बताइए। आपने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि उसका यूसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रायर इंफॉर्मेशन से जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उससे आप बता सकते हैं कि ये जो बेस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो एसिड है ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। तो जो सब्सटेंस वीक है उसका इफेक्ट नहीं दिखता, उसका इफेक्ट दब जाता है। जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट जो है सॉल्ट में, उसके प्रोडक्ट में बहुत प्रीडोमिनेंटली दिखता है। तो ये जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, it is a basic salt. Why? Because it has been formed by the neutralization reaction of a strong base with a weak acid. So the salt is a basic salt. It is a basic salt क्योंकि base strong है। तो इसका pH बच्चों कैसा होगा? The pH will be more than 7, ठीक है। कितना होगा वो मैं कैलकुलेट नहीं करना, उसके लिए आपको और बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, लेकिन आप बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली द pH विल बी मोर देन 7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का, थर्ड, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। लेट्स हाइड्रोलाइज इट एंड मेक द पेरेंट एसिड्स एंड बेसिस। तो आपको यहाँ पेरेंट बेस मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पेरेंट एसिड मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अब इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस में से कौन स्ट्रॉन्ग और वीक है, जल्दी से बताइए। देखिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट pH में दिखेगा। तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो इस सॉल्ट का pH जो है वो एसिडिक, ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट होगा और उसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा। pH will be less than 7 and this salt is an acidic salt. Why? Because it is a salt of a strong acid and a weak base, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं इनफैक्ट इसके अंदर, अमोनियम एसिटेट, ठीक है। अमोनियम एसिटेट ये एक अनदर वैरायटी ऑफ सॉल्ट। अब आप देखिए इसके अंदर एसिड और बेस बताइए। इसका बेस कौन है, अमोनियम आयन, इसके अंदर केटायन है तो बेस क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटेट आयन इसके अंदर एनायन है तो एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इनको क्लासिफाई करिए कि ये कैसे एसिड्स एंड बेसिस हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है,
एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, दोनों ही वीक हैं, दोनों ही वीक हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस वीक हैं, इसलिए इनका जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा एंड द pH विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, राइट? pH विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे दोनों ही वीक थे, तो दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया. पिछले केस में हमने यहाँ अमोनियम क्लोराइड के केस में देखा कि एसिड स्ट्रॉन्ग था, वीक बेस वीक था, इसलिए सॉल्ट जो है वो एसिडिक था. उससे पहले वाले केस में हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे किसी अमोनियम एसिटेट के केस में देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस था, एसिड वीक था. तो जो स्ट्रॉन्ग था उसका इफेक्ट पीएच में हमको दिखा, उसका इफेक्ट हमको सॉल्ट में दिखा, इसलिए पीएच मोर देन 7 था. उससे पहले वाले केस में सोडियम क्लोराइड में हमने देखा कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो गया कंप्लीटली. तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो कि जो भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड और बेस में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका पीएच आपको सॉल्ट में, उसकी तरफ पीएच आपको दिखेगा सॉल्ट में. एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो पीएच जो है वो कैसा हो जाएगा, लेस देन 7. बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो पीएच विल बी मोर देन 7. लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो pH विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7. दोनों ही वीक हैं तो भी pH विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों वीक हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो, नहीं तो आप इसे एक बार रिप्ले करके भी देख सकते हैं. मूव करते हैं हम आगे. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जो है, कॉमन सॉल्ट होता क्या है, सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं. तो कॉमन सॉल्ट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं, इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक प्रोडक्ट हमको एनोड पे मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट हमको कैथोड पे मिलता है, और तीसरा प्रोडक्ट हमको नियर कैथोड मिलता है. ठीक है, तो एनोड पे हमको यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलती है, देन कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, और नियर कैथोड हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, व्हिच हैपेंस टू बी एन अल्कली. तो यहाँ पे क्लोरीन एक बाय प्रोडक्ट है, अल्कली यहाँ पे एक मेन प्रोडक्ट है. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन, दिस प्रोसेस बाय व्हिच these substances are obtained is known as क्लोर अल्कली प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. तो अल्कली यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है और क्लोरीन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है. अब इन सब के अपने अपने यूजेस हैं, तो यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एनसीईआरटी ने पूरे यूजेस आपको दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, राइट, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है. कैथोड पे जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. यहाँ से रिलीज हाइड्रोजन गैस को एज फ्यूल्स यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल्स में यूज करते हैं. देन मार्जरीन यानी कि डालडा घी वगैरह ये सब बनाने के काम में आता है. अमोनिया, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन आपको अमोनिया गैस बनाने के काम में आती है, तो हाइड्रोजन यहाँ से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन की जाती है. देखिए सोडियम क्लोराइड जो रॉ मटेरियल है ये बड़ा ही वेरी चीप रॉ मटेरियल है, बहुत सस्ता रॉ मटेरियल है. तो इसके लिए आप इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है और बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है. सॉल्ट जो है वो सी से इवेपोरेशन के थ्रू में आसानी से मिल जाता है, राइट. और फिर अमोनिया जो है फर्दर अमोनियम क्लोराइड बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, इन सब में काम आती है. देन आप देखिए ये एनोड है, एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और क्लोरीन गैस फर्दर बहुत सारे और दूसरे काम में इस्तेमाल होती है अपार्ट फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी. पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा है आपने क्लास 8 में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट. आपकी गाड़ी के जो डैशबोर्ड्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ऑल दीज आर मेड फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें आपको क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है उसके मैन्युफैक्चर में. देन इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट. स्विमिंग पूल में क्लोरीन टैबलेट्स डाली जाती हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स डाले जाते हैं. आपके घरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है. क्यों? ताकि उससे जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल हो जाएं. दैट इज इट वर्क्स एज अ
डिसइंफेक्टेंट। देन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने में क्लोरीन काम में आता है। देन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन यहाँ से यूज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आते हैं। देन कम्स NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इट इज अ बेस, इट इज अ हाउसहोल्ड, उसको हाउसहोल्ड क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। डीग्रीजिंग मटेरियल्स, सोप्स बनाने के, डिटर्जेंट्स बनाने के, पेपर की इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, इन सब में ये काम में आता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस नेम्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। अब यहां से जो क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है, इस क्लोरीन गैस को फर्दर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में लिया जाता है। यहां से जो ऑब्टेन्ड क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस को जब ड्राई स्लेग लाइम पे पास करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बुलाते हैं, राइट। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये किस काम में आता है? ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। अब देखिए इनके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस आपको इन पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको XYZ के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको क्लूज दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा रिएक्टेंट है। तो वो क्लूज क्या होते हैं? वो क्लूज होते हैं ये यूजेस, ठीक है। तो ये यूजेस आपको याद होने चाहिए। सो इट वेयर इज इट यूज? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग का काम करेगा। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन्स, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। देन इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो पेपर व्हाइट करते हैं, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। देखिए बहुत सारे तरीके से इसको ब्लीचिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वुड पल्प को ब्लीच करने में, टेक्सटाइल्स लिनन्स को ब्लीच करने में, वॉश्ड टेक्सटाइल्स को ब्लीच करने में, इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग जगह पे से सिर्फ ब्लीचिंग के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये उसके अलग अलग यूजेस हो गए। देन इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन है, देखिए। सो इसकी वजह से इसे हम कैसे यूज करते हैं? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन टू मेक वाटर, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम में लिया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट केमिकल है, जो आपको पता होना चाहिए कौन सा केमिकल और मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉमन सॉल्ट से, वो दूसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। एंड अगर कोई चीज बेसिक है, सॉल्ट बेसिक है, तो ये बिटर होगी टेस्ट में। इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है ये, ठीक है। इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है? इसकी प्रेपरेशन की जाती है अमोनिया सोडा प्रोसेस, या फिर इसे हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। और यही कॉमन प्रेपरेशन नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट के बनाने के लिए भी सेम प्रेपरेशन यूज की जाती है। बेकिंग सोडा बना के फिर बेकिंग सोडा से फर्दर वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अभी अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेज प्रोसेस को देखते हैं। मेन रॉ मटेरियल आपका है NaCl, इसके अंदर आपने डाला अमोनिया एंड सोडा। अमोनिया क्या होता है? NH3। सोडा क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाटर। इनको जब हम इनका जब रिएक्शन होता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि मेन प्रोडक्ट है, और साथ में आपको मिलता है प्रेसिपिटेट किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जो कि वाइट PPT होता है। एंड यही है आपका बाय प्रोडक्ट, और यही कंपाउंड बनाने के लिए आपने इस रिएक्शन का यूज किया है। अब जब इस रिएक्शन से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो एक्शन ऑफ हीट इस पे क्या होगा? आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलेगा,
हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, और इसको इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में एज बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके अलावा आपने जैसे इडली खाई है, आपने खमन खाया है जिसको आप ढोकला बोलते हैं, फिर आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, और आपके घर में मम्मी जब किसी भी सब्सटेंस में आपको फ्लफीनेस चाहिए होती है उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। जैसे एनसीईआरटी बोलती है कि पकौड़ों में बेकिंग सोडा, यानी कि आपने घर में सुना होगा खाने वाला मीठा सोडा, हम उसी सब्सटेंस की बात करें। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, राइट। और बेसिकली ये क्या करता है, जब इसके ऊपर हीट पड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और इसकी वजह से जो डो है, बैटर है, वो राइज अप कर जाता है, फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है। CO2 तो रिलीज हो गई हीट करने पर, और वो बैटर जो है वो फ्लफी हो जाता है। जो आप केक खाते हैं, आप जो पेस्ट्रीज खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, और वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि उसका बैटर राइज अप कर चुका है CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। सो दिस इज व्हाई वी यूज बेकिंग सोडा एंड इट इज एडिबल। अभी आपने इसके यूजेस भी देखे थे, हमने अभी इसके बारे में बात करी थी, कहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और यूजेस भी हम देखते हैं। पहला यूज इसका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टारिक एसिड। अभी बेकिंग सोडा जो है वो बिटर इन टेस्ट होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा प्लस एक एसिड। बेकिंग सोडा बेस है और आपने उसमें एसिड मिलाया ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो पाए। न्यूट्रलाइजेशन कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड की आप बात कर रहे हैं, इस एसिड का आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे हमने कहा, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं टार्टारिक एसिड, ठीक है, टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड से हमें सॉल्ट क्या मिल जाएगा, सोडियम टार्टरेट। तो आपने कभी भी ऐसा फील किया होगा जब आपने बिना क्रीम का केक खाया है, बिना क्रीम का केक, तो वो केक कैसा टेस्ट करता है, हल्का सा सॉल्टी टेस्ट करता है। वाई, बिकॉज द सॉल्ट हैज बीन फॉर्म्ड इनसाइड, अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। अगर आप केक में सिर्फ बेकिंग सोडा डालते और उसके बाद वो केक बनता तो वो बिटर हो जाता। क्यों, क्योंकि अंदर बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो बेसिक, और बेसिक सब्सटेंस कैसा टेस्ट देता है, बिटर टेस्ट देता है। इसीलिए आपने अंदर क्या कराया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया, जहां पे आपने बेकिंग सोडा को, जो कि एक बेस है, उसको एक एसिड के साथ मिक्स किया, उनके बीच में रिएक्शन होने पे एक सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर रिलीज हुआ। सॉल्ट ने उसको टेस्ट हल्का सा सॉल्टी दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड ने वो बैटर राइज अप करा दिया, जिससे वो केक स्पॉन्जी एंड फ्लफी हो गया, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज द ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। नेक्स्ट यूज जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड, जो कि हम अभी अभी देख करके आए हैं, बिकॉज इट इज अ माइल्ड एडिबल बेस। लास्ट यूज हियर, इंपॉर्टेंट वन, इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है एक चीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो उसके अंदर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। अगेन वॉशिंग सोडा को प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा क्या काम करता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब इसका प्रोसेस क्या है, वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया, देखिए आपने अभी देखा पिछली स्लाइड पे, क्या देखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो सेम यही अमोनिया सोडा प्रोसेस ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं भी लिखती हूँ और आप भी लिखिए, आप बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा, ये आपका रिविजन हो जाएगा साथ साथ। किसका, अमोनिया सोडा प्रोसेस और या फिर सॉल्वेज प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है ये,
इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे। ऑलराइट, तो देखिए पहले रिएक्शन क्या हुई, स्टेप 1 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे अमोनिया सोडा प्रोसेस वही रिपीट हो रहा है, सेम प्रोसीजर। क्या, सोडियम क्लोराइड अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, यानी कि विदाउट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं। यहाँ से आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं और हमको प्रोडक्ट मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे आप प्यार से वॉशिंग सोडा बुलाते हैं, ठीक है। कॉमनली और पॉपुलरली इट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। अगेन इसके यूजेस फिर से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट नाम बोल रहा है, देखिए वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग में तो इस्तेमाल होना ही है। किसकी वॉशिंग में, कपड़ों की धुलाई में, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ वॉशिंग एजेंट। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट सोडियम कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बोरैक्स होता है, हाइपो होता है, इनके यूसेज में इनके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। भाई घर में भी क्लीनिंग एजेंट के काम में आता है, वॉशिंग एजेंट के काम में आता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है, डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आता है, लॉन्ड्री के लिए काम में आता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट यू शुड नो, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो इस टॉपिक के अंदर आप देखिए, हमको अभी जो सोडियम कार्बोनेट मिला, कैसा मिला वो हमको ड्राई पाउडर मिला, मतलब क्रिस्टल मिला, ड्राई सब्सटेंस मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि वो तो हमको ड्राई दिख रहा था, लेकिन उसके फॉर्मूले में हमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे। ये तो हमने फॉर्मूला देखा, तो ऐसे तो बहुत सारे और सब्सटेंसेस होते हैं। क्या ऐसा होता ही है जो हमको ड्राई दिखने वाली चीज है, क्या वो ड्राई एक्चुअली होती ही है, अंदर उसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, राइट। तो उसी को टेस्ट करने के लिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब ली गई, उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, कॉपर सल्फेट ऐड किया गया। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, CuSO4.5H2O, ठीक है। उसके क्रिस्टल्स ऐड किए गए। क्रिस्टल्स उसके ऐसे नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसको जब हीट किया गया तो कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ऐसे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमको नजर आई। वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आई तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में फर्दर क्या किया, हमने इस टेस्ट ट्यूब में
ये जो टेस्ट ट्यूब है, जहाँ पे कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे हमको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आई और ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे ये वाइट पाउडर के अंदर बदल गए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, कि भाई कलर उसका ब्लू था, हीट करने पे वाटर रिलीज हो गया। तो हमको यहाँ से एक और बात समझ में आती है। पहली बात हमें ये समझ में आई कि ब्लू क्रिस्टल अभी पाउडर में बदल गया और उसके अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकली हैं, ठीक। दूसरी चीज हमको समझ में आई कि ब्लू कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो गया। तो जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, हम क्या देखते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में ये जो सोल्यूशन है ये अब हमें वापस से ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगेन ये क्या है, ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। आपने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट में से जो वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज होने पे वो व्हाइट कलर का पाउडर बन गया। आपने जैसे ही उसमें वाटर वापस से ऐड किया वो ब्लू सोल्यूशन वापस बन गया। अब आपने एक्सेस में, ऑब्वियसली एक्सेस में वाटर ऐड किया है, तो इसका मतलब जो सॉल्ट हमने लिया था, वो जो हमको ड्राई सॉल्ट दिख रहा था वो ड्राई एक्चुअली नहीं था, उसके अंदर कुछ वाटर कंटेंट था और उस वाटर की वजह से कॉपर सल्फेट का कुछ कलर भी था, ठीक है। ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको कलर प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो ऐसे कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह आपने कंपाउंड पढ़ा है FeSO4.7H2O और अभी अभी आपने कंपाउंड पढ़ा है Na2CO3.10H2O। तो आप देख रहे हैं सबके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हैं, तो हर कंपाउंड का ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अलग अलग है, ठीक है। और इस फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी पाउडरी सब्सटेंस को, किसी एनहाइड्रस सब्सटेंस को क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे एक कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज होती है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के नाम से। देखिए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है जिप्सम। इसके पास है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जिप्सम एक बहुत हार्ड मास है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, बहुत हार्ड सब्सटेंस है। इसकी जब हम कंट्रोल्ड हीटिंग कराते हैं, कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही होनी चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, कंट्रोल्ड हीटिंग कराते हैं, तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देता है, रिलीज कर देता है और ये बन जाता है, एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसका क्या नाम है, और इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। अब आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप पीओपी बोलते हैं, वो बना लिया। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करके डो उसका बना लेते हैं और उसके बाद आप उसे मनचाहा शेप दे दीजिए। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस था जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन आपने उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करा के एक ऐसा फ्लेक्सिबल सब्सटेंस बना लिया जिसको आप जैसा चाहें वैसा शेप दे दीजिए और उसके बाद आप उसे सूखने रख दीजिए, वो वापस हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, इसके अंदर वापस फर्दर वाटर ऐड करके आपने इसका डो बनाया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हाफ H2O। इसके अंदर आपने एक्सेस में वाटर ऐड किया था डो बनाने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और ये सिर्फ रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ले करके वापस से जिप्सम बना लेगा, ठीक है। तो आपने देखा है कि जब आप कोई आइडल बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं या कोई फ्लावर पॉट डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं, या वॉल के ऊपर आपको फॉल्स सीलिंग बनती हुई दिखती है, या फैन लगा हुआ है उसके आसपास सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी हुई दिखती है, या सीलिंग के ऊपर कोई बहुत सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, वो डिज़ाइन किससे बनी है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी। आप बोलते हैं पीओपी का वर्क कराया है, तो क्या है वो पीओपी का वर्क, ये वही पीओपी है।
अब पीओपी क्या है, आपने उसमें वाटर ऐड करके उसका आटा जैसा बना लिया, राइट, डो जैसा बना लिया, और उसके बाद आपने उसको शेप दे दिया तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। फिर जब आप उसे सूखने रखते हैं तब जो उसमें आपने एक्स्ट्रा वाटर डाला है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके वापस से जिप्सम बना लेता है, ठीक है। और जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एक हार्ड सब्सटेंस, हार्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स बने हुए देखते हैं, राइट। सो अगेन हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यूटिलिटी हो गई किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स के कम होने से, एक नया सब्सटेंस बनने से यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कंपाउंड मिल गया जिसको आप बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, अब हमने कहा कि 100 डिग्री से कम पे हीट करना चाहिए, भैया हम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा पे कर देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे हीटिंग मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, अगर यहाँ पे हीटिंग मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, जिप्सम को अगर आप मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा, और अब ये बन जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो मैम इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जिस काम के लिए आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे थे, कौन सा काम था, आप उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी, कैसी, आप जैसा शेप दें वैसे शेप में रहने की प्रॉपर्टी को सेटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके लिए आप उसे बना रहे थे, यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि इसकी अनकंट्रोल्ड हीटिंग कर दी तो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया और ये बन गया एक डेड बर्न्ड प्लास्टर, यानी कि अब आप इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर चुके हैं, यानी कि अब ये जो प्लास्टर आपने जो ये पाउडर बनाया है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये अब सेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इससे आप बनाएंगे सुंदर कलाकृतियां, लेकिन ये वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके जिप्सम एक हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इट लूजेस इट्स सेटिंग प्रॉपर्टी ऑन अंडरगोइंग अनकंट्रोल्ड हीटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। चलिए, और ये भी अगेन व्हाइट कलर का ही होता है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस देखते हैं। When finely powdered plaster of Paris is mixed with water and made into a paste, it quickly sets into a hard mass. आपने देखा है किसी के प्लास्टर लगते हुए, immobilizing bones होती हैं, ठीक है, it quickly sets into a hard mass. पेस्ट जो है वो हार्ड मास में बदल जाता है। इन द प्रोसेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस स्लाइटली, एंड ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से जो आपको आइडल्स मिलते हैं वो बहुत शार्प, बड़ी अच्छी इमेजेस मिलती है, बड़ी क्लीन शार्प इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टर्न्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक इनटू जिप्सम। These properties find a number of uses. सबसे पहली यूजेस जो हैं, इट इज यूज इन द लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग गैप्स। आपने घर में देखा है कभी टाइल्स के बीच में गैप आ जाते हैं, कोई वॉल्स के बीच में गैप आ जाते हैं, तो एज अ वाइट सीमेंट यूज करते हैं, राइट, इसी को इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा, कास्ट फॉर स्टैचू मोल्ड्स बनाने के लिए उसके कास्ट बनाते हैं, सांचा बनाते हैं, दैट्स कास्ट फॉर स्टैचूज, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, इट इज यूज फॉर एज अ कास्ट फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर होता है तब प्लास्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यही लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट लगाते हैं टू इमोबिलाइज द बोन्स। बोन्स का मूवमेंट नहीं हो, एक बिल्कुल एक कास्ट बन जाए, आपका हैंड मूव ना करे, हैंड या कुछ भी जहां पे भी प्लास्टर लग रहा है, राइट। सो इट इज यूज्ड फॉर यूजिंग इट एज अ प्लास्टर। It is also used. It also finds use in making molds and pottery. Again, pottery बनाने के भी काम में आता है, and it is used for making surfaces smooth and for making designs on walls and ceiling. It is also used as a fireproofing material, right? और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, right? Next you can begin with NCERT questions. Thank you so much. I hope आपको ये चैप्टर क्लैरिटी से समझ आया होगा। Thank you.